हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टॉक मार्केट एमएसएम। दोस्तों, आपका आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जिसमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मेरे भी चैनल पे मैंने भी वीडियोस डाले हैं कि कौन सा स्टॉक बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे बाय कर सकते हैं। बट ये आज का वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो है, जिसमें मैं आपको 4 ऐसे पेनी स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करने चाहिए। 4 पेनी स्टॉक्स विच यू डोंट नीड टू बाय एट ऑल, अदरवाइज आपका सारा पैसा डूबने के पूरे चांसेस हैं। तो पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी प्राइस बहुत कम होता है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम होती है। उनको यूजली पेनी स्टॉक्स बोला जाता है। आप उसे 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए से कम के स्टॉक को पेनी स्टॉक बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें बिल्कुल ही नहीं खरीदने चाहिए, और ऐसी क्या वजह है, ऐसे कौन से फंडामेंटल्स हैं उनके जो ये कहते हैं कि उन स्टॉक्स को नहीं खरीदना है। तो सबसे पहले हमारा मोस्ट फेवरेट स्टॉक आता है यस बैंक। यस बैंक, दोस्तों आप देख सकते हैं, यस बैंक एक टाइम पे बहुत ही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। बट यस बैंक में कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, इंटरनल प्रॉब्लम्स हुई, उनके उसके फंडामेंटल्स वीक होने शुरू हुए, उनके एनपीएस बढ़ने लगे, और वो करीब करीब 450 500 रुपए से वो स्टॉक गिरते गिरते, कंटिन्यूसली गिरते हुए 5 रुपए तक आ गया था, और अभी वो लगभग 13 रुपए 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और वहीं पे ही है। तो यस बैंक एक पहला स्टॉक है जो हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए, ये हम देखते हैं। उसकी मार्केट कैप, यस बैंक का रेवेन्यू कैसा रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड उसका एबिटा कैसा रहा है ईयर ऑन ईयर। तो आप मार्केट कैप में आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप यस बैंक की, आप देखिए, हमेशा कम होती चली गई, बीच में बढ़ी, लेकिन ये आप अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो मार्केट कैप इसकी कम हो गई है। मार्केट कैप मतलब इसके शेयर में इंटरेस्ट या शेयर की टोटल वैल्यू कम हो गई है। मार्केट कैप में चेंज भी आप देख सकते हैं, 23%, 71%, बहुत ज़्यादा गिरावट आई। अब मेन इसका फंडामेंटल आता है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो यस बैंक के फाइनेंशियल आप देख सकते हैं, 2018 में इसका रेवेन्यू 25,000 करोड़ के आसपास था, जो कि गिरता हुआ 23,000 करोड़ के आसपास आ गया है, यानी 2021 फाइनेंशियल ईयर में इसका रेवेन्यू गिर गया है। उसी तरह अगर इसका एबिटा एबिटा देखेंगे, एबिटा क्या होता है? एबिटा मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड amortization। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, और आप लोग को एबिटा और भी अदर फंडामेंटल्स होते हैं जो उनके बारे में बताएंगे। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं कि एक अर्निंग होती है, यानी कोई कंपनी कितना कमाती है या कितना प्रॉफिट उसके पास बचता है। तो आप देखिए 2018 में यस बैंक में 6,436 करोड़ का प्रॉफिट था, और जो कि अभी पिछले 2 साल में 2020 में और 2021 में एक्चुअली वो प्रॉफिट नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है या लॉस मेकिंग बैंक है, जिसमें इस साल का रेवेन्यू, इस साल का प्रॉफिट -4,000 करोड़ के करीब है। तो अब अगर कोई कंपनी खुद में प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो अपने शेयर होल्डर्स को कैसे प्रॉफिट दे सकती है, उनको कैसे एक पॉजिटिव रिटर्न दे सकती है। तो इसलिए यस बैंक से मैं अपने आप को बहुत दूर रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक अपनी रिसर्च करें यस बैंक के बारे में, और देखें कि क्या उनको यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। दूसरा शेयर आता है, दूसरा शेयर भी हमारा बहुत ही फेवरेट शेयर है, वोडाफोन आइडिया, आइडिया सेलुलर। आइडिया सेलुलर भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक जाइंट हुआ करता था एक टाइम पे, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसका स्टॉक करीब 120-150 के करीब था, जो कि अब गिर के 10 रुपए के करीब आ गया है। करीब करीब ये 3 या 4 रुपए भी गया हुआ था स्टॉक प्राइस आइडिया का।
तो इतना ज़्यादा गिरावट होने के बाद 10 रुपए पे है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर को खास तौर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक के फंडामेंटल पे नहीं, स्टॉक के प्राइस पे जाता है। जिस स्टॉक का प्राइस कम है वो उसको खरीदने की कोशिश करता है, जबकि स्टॉक प्राइस कम होने से वो स्टॉक अच्छा होगा ये कोई गारंटी नहीं है। आइडिया के अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो अगेन आइडिया का जो मार्केट कैप है वो देखिए आप, वो मार्केट कैप भी कम हो गया है पिछले 1-2 सालों में। इसका रेवेन्यू वाइज आइडिया फिर भी बेटर है, बट अब रेवेन्यू होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। सिर्फ हम अगर उसका प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कितना ज़्यादा गिर गया है। 2020 में इसका प्रॉफिट -22 करोड़ 22,000 करोड़ था, यानी कि और इसने प्रॉफिट नहीं करा, इसने लॉस करा है, यानी लॉस मेकिंग कंपनी है अगेन। और लास्ट ईयर भी इसका लॉस 2,616 करोड़ के अराउंड था। तो आइडिया भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इसमें भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगला स्टॉक अगेन बहुत ही ज़्यादा चर्चित पॉपुलर स्टॉक रिलायंस कम्युनिकेशन है, अंबानी ग्रुप की कंपनी है। और ये देखिए, ये स्टॉक जब से आया है स्टॉक मार्केट में तब से ये सिर्फ नीचे गिरता गया है। अनफॉर्चुनेटली ये 2008 जबकि हमारा रिसेशन आया था उस टाइम पे लिस्ट हुआ था, और तब से ये स्टॉक सिर्फ नीचे गिरा है। 850-900 रुपए से लेके आज ये स्टॉक लगभग 3 रुपए पे आ गया है। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इस स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो इसके फंडामेंटल्स तो देख के भी शर्म आ जाए, ऐसे फंडामेंटल्स हैं। मार्केट कैप सिर्फ गिरा है और इसका रेवेन्यू भी साल दर साल रेवेन्यू गिरता रहा है, यानी इसकी सेल्स कम हुई है। और पिछले 4 साल में अगर आप देखेंगे तो इसने एक भी बार प्रॉफिट नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ है। 2020 में लगभग 42 करोड़ का लॉस, 42,000 करोड़ का लॉस। 2021 में लगभग 5,600 करोड़ का लॉस इसको हुआ है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन भी हमारे लिए एक ऐसा स्टॉक है जिससे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। एक और अगले नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, वो है उजास एनर्जी। उजास एनर्जी भी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में आया कि ईवी के लिए, सोलर के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जिसकी वजह से जो एनर्जी कंपनीज हैं उनमें एकदम से एक बाइंग आई थी, और उसके चलते उजास में भी एक बाइंग आई थी। बट उजास नेटवर्क भी आप देख सकते हैं लगभग 50-60 रुपए के भाव से नीचे गिरता हुआ आज 4 रुपए 5 रुपए के भाव पे चल रहा है। इसके फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका आइडिया नहीं मिल रहा कि कितनी है पिछले 5 साल की, बट ये बहुत ही स्मॉल मार्केट कैप है इसका। ये माइक्रो कैप स्टॉक बोल सकते हैं इसको। इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो इसके फाइनेंशियल भी अगेन रेवेन्यू इसका साल दर साल कम होता गया है और प्रॉफिट भी इसका नहीं हुआ है, इनफैक्ट लॉस मेकिंग कंपनी रही है पिछले 2 साल में। तो ये हमारे 4 स्टॉक्स हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। अब ये बात तो हमने करी इनकी मार्केट कैप और इनके रेवेन्यू और अर्निंग्स की या इनके प्रॉफिट्स की, जो हमें बताते हैं कि ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, ये कंपनी लॉस में जा रही है। तो अगर ये कंपनी लॉस में जा रही है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये हमको शेयर होल्डर्स को तो प्रॉफिट नहीं दे सकती है, प्रॉफिट इनको रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत कम है। एक और कंपोनेंट होता है और या एक और एट्रीब्यूट होता है एक शेयर का, कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो वो हम देखते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो अगर आप देखेंगे येस बैंक का, मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए टिकर टेप का यूज़ किया है। टिकर टेप पे आपको स्टॉक्स के बारे में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाती है। तो अगर येस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पिछले 4 क्वार्टर्स में येस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग 0% है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग
0.57% है। DIIs के पास लगभग 45% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 8% है। और अगर हम देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर परसेंट घटाया है साल दर साल, और रिटेल इन्वेस्टर के पास अगेन 46-47% है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई कंपनी जिसके प्रमोटर्स खुद उसके शेयर्स को होल्ड नहीं करते हैं, इसका मतलब उनको खुद अपनी कंपनी के ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो रिटेल इन्वेस्टर को वो कैसे रिटर्न दे सकते हैं या वो कैसे ग्रोथ करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी। और जब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी, इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं मिलेगा शेयर से। इसी तरह हम देखेंगे वोडाफोन आइडिया में, तो वोडाफोन आइडिया में अगेन हमारे प्रमोटर्स होल्डिंग तो 72% है, और जो कि हमारी बनी हुई है पिछले चार क्वार्टर से हमारी प्रमोटर्स होल्डिंग बनी हुई है। बट स्टिल उसका फंडामेंटल इतने वीक हैं, उसके अर्निंग्स, उसके रेवेन्यूज इतने कम हुए हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसकी वजह से ये स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम रिलायंस कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, तो रिलायंस कम्युनिकेशन में भी आप देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 5% है। 90% रिटेल इन्वेस्टर के पास है। जो शेयर सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर के पास होगा, तो आप सोच सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर उस शेयर के प्राइस को ऊपर नीचे करने में बड़ा मुश्किल होता है, और वो कंपनी के फंडामेंटल ज़रा से और वीक होने पे रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले उस शेयर से बाहर निकलता है। तो जैसे ही ये स्टॉक गिरना शुरू होगा और यहाँ से हम रिटेल इन्वेस्टर्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और इससे प्रॉफिट मिलने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो प्रमोटर्स इसके पास अपने पास स्टॉक्स नहीं रख रहे हैं, शेयर होल्डिंग नहीं रखी हुई है इन्होंने। डोमेस्टिक वाले भी हमारे कुछ नहीं रखे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं रख रहे हैं। तो जिनके प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं है वो स्टॉक्स पे, जब हम अगर अपने बच्चे पे खुद भरोसा नहीं करते हैं कि वो परफॉर्म करेगा, तो दूसरे लोग कैसे भरोसा करेंगे हमारे बच्चे पे। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ही सिक्का खोटा है, तो मैं उस खोटे सिक्के से अपना कोई धंधा नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह उजास एनर्जी का अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत चौंकाने वाला फैक्ट आएगा कि यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग है ही नहीं। 99.99 यानी कि सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर किसी शेयर को खरीदते हैं, उस शेयर का प्राइस बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है कि वो शेयर का प्राइस कैसे बढ़ेगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। अगर आप लोग को समझ में आता है कि ये जो 4 स्टॉक्स की डिस्कशन हम कर रहे हैं, इनमें कैसे प्राइस बढ़ सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इन 4 स्टॉक से आप लोगों को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इनमें पैसा लगाने पे पैसा डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में कौन सी और एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।